नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। जब किसी से कोई त्रुटि होती है, मतलब आपसे हमसे कभी कोई अगर त्रुटि हुई तो जवाब से पहले निकलता है सॉरी सॉरी, क्योंकि बोलना जितना आसान है मुझे क्षमा करना उतना ही मुश्किल है। यह हिंदी है जिसमें शब्दों के साथ भाव जुड़ जाते हैं। जैसे हम किसी से प्यार अगर करते हैं तो मसलन हम कहते हैं आई लव यू, जो कि आसान नजर आता है, और अगर आई लव यू को दिन में 10 बार भी बोलना पड़े तो उसमें जोर नहीं आता। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा अक्सर बोलते हैं। यही हिंदी की ताकत है। सच तो यही है कि आज हिंदी अपने अंदर उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और न जाने कितने अपभ्रंशों को समा चुकी है और शुद्धता की प्रतीक अशुद्धता की मिलावट के साथ भाव, स्वभाव और एहसास को खो रही है। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। सच ये भी है कि आज भारत में 45% से ज्यादा जनता हिंदी बोलती है। कई देशों ने हिंदी को स्वीकारा है, लेकिन आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है। तो फिर इसको राष्ट्रभाषा कैसे बनाया जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि हिंदी खुद को बदल रही है या फिर हम सभी ने मिलकर हिंदी को बदल दिया है, या फिर हिंदी के बदलने के साथ हमारा हिंदी के लिए नजरिया बदल गया है। हर परिवार के अभिभावक तय करें कि हम बच्चे के साथ हमारी मातृभाषा में ही बात करें। सामाजिक स्वीकार्यता के साथ हिंदी बढ़नी चाहिए। हमारी भाषा, हमारी हिंदी हिंदुस्तान का अभिमान है, लेकिन हिंदी दिवस के इस मौके पर ये सोचना और समझना बेहद जरूरी है। इस चीज पर तर्क करना बहुत जरूरी है कि क्या हिंदी की स्वीकार्यता जितनी होनी चाहिए उतनी है, या फिर बदलते हुए समय के साथ हमने भाषा को बदल दिया है। मुद्दा बेहद खास है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास पैनल भी मौजूद है। आपको बारी बारी से रूबरू करवाते हैं। प्रोफेसर विनोद शर्मा, हिंदी व्याख्याता, स्टूडियो से हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेदव्यास जी साहित्यकार है, हिंदी के बड़े लंबे समय से इस क्षेत्र में काम करे हैं। वेदव्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर गोविंद शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हिंदी व्याख्याता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर कीर्ति माहेश्वरी, हिंदी साहित्यकार, भी हमारे साथ में है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही के साथ रहेगा वेदव्यास जी, क्योंकि हिंदी साहित्य प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, हिंदी साहित्य के नजरिए से अगर हिंदी दिवस को समझने की कोशिश की जाए तो हिंदी कितनी वृहद है, कितनी खूबसूरत है और कितनी भाव विभोर करने वाली भाषा है आपके नजरिए से साहित्यकार के तौर पर? वेदव्यास जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर विनोद शर्मा हमारे साथ में है। विनोद जी, सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप व्याख्याता के तौर पर बच्चों को भी सिखाते हैं, नौजवानों को भी सिखाते हैं हिंदी की। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि हिंदी की स्वीकार्यता आज भी उस पैमाने पर, उस वृद्धि के साथ आगे नहीं बढ़ रही है जितना होना चाहिए था? बदलते समय के साथ इंग्लिश या फिर अंग्रेजी, दूसरी भाषाएं बच्चों पर लाद दी जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे देश के, पूरे प्रदेश के वासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हिंदी जो लादने की, जो अंग्रेजी को जो लादने की जो बात है, उस संदर्भ में यह है कि ग्राह्यता जो है हिंदी की बहुत व्यापक है। आज हिंदी के आंकड़े जब बोलने वालों की जब आपको सामने आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आज हमारे देश में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी समझते हैं। और लगभग 140 करोड़ लोगों में से लगभग 30 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इसकी स्वीकार्यता इस बात से साफ प्रदर्शित होती है कि हिंदी की स्वीकार्यता इस देश में है। और सिर्फ अगर कहीं कोई परेशानी है तो कोई राजनीतिक मसले हैं, उनको लेकर के हिंदी को जो राष्ट्रभाषा के रूप में जो स्वीकार्यता नहीं है, उसको लेकर के चर्चा अब इस देश में होनी चाहिए। अब इस देश में ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इस देश में हिंदी की स्वीकार्यता है या नहीं है या कम है। इस देश में हिंदी की स्वीकार्यता बहुत है। इस देश
देश में हिंदी का महत्व बहुत है। इस देश को समझना है तो हिंदी के माध्यम से समझा जाएगा। इस देश की मातृभाषा है तो हिंदी है, इस देश की राष्ट्रभाषा है तो हिंदी है, ये इस देश की मातृभाषा है, ये अन्य उनसे निकली है, हिंदी से निकली है। सारा महत्व जो हिंदी का है, इस देश की संस्कृति का जो महत्व है वो हिंदी से है। जैसे आपने कहा भाव, जो क्षमा मांगने का जो भाव है वह हिंदी में जो महत्व रखता है वो अंग्रेजी के छोरी से नहीं है। अंग्रेजियत लादी जा रही है, उससे हमारी पीढ़ी को और हमारे देश को बचाने की आवश्यकता है। आप ठीक कह रहे हैं विनोद जी। वेदव्यास जी हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। वेदव्यास जी, क्योंकि आपके नाम से ही इस चीज को समझ पाना बेहद आसान है कि आपकी सोच साहित्य को लेकर, खासतौर पर हिंदी साहित्य को लेकर कैसी है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं वेदव्यास जी आपको भी। आज इस मौके पर हिंदी साहित्य को लेकर के आपके क्या विचार हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए राष्ट्रीय भाषा बने राजभाषा से परिवर्तित होकर? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर गोविंद शरण जी हमारे साथ में है। प्रोफेसर गोविंद शरण जी, आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन सर, क्योंकि 160 यूनिवर्सिटीज है जहां पर हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, 160 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को सिखाया जाता है, जो सबसे प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें हिंदी के कई सारे शब्द आज ऐड हमें नजर आते हैं, वो उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हिंदी की स्वीकार्यता, जिस तरह से अभी कह रहे थे प्रोफेसर विनोद भी, कि व्यक्ति पर या फिर युवाओं पर अंग्रेजी को लाद देना या फिर हिंदी को कमतर समझना, क्या कारण है इसके पीछे? सबसे ज्यादा बोलने के बावजूद सबसे पीछे नजर आ रही है हिंदी भाषा। वैसे संप्रेषण का माध्यम, हम किसी भी भाषा में संप्रेषण करें, भावों का आदान प्रदान होना चाहिए। और भारत में सर्वाधिक जो संख्या है वो हिंदी बोलती है, समझती है। हमारी एकता की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारे विचारों को अभिव्यक्ति देने की भाषा है, हमारी एकता के सूत्र में बांधने की भाषा है। कहने का मतलब है कि हिंदी जन जन में है। अब ये आप कह रही हैं या ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी का बोलबाला है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में आप जाएंगे व्यापार, कहीं भी कोई सी भी कंपनी हो जो भारत में आई है, तो वो सारे उनको विज्ञापन के लिए दिए गए तो उनको हिंदी में विज्ञापन देना पड़ रहा है। उनको अगर जॉब देना है तो हमारे हिंदी वालों को देना पड़ रहा है। कहने का मतलब है हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी का विश्व और विश्व का हिंदी है, मेरा ये मानना है। तो आप ये समझते हैं कि हिंदी को जो स्थान अभी मिला हुआ है काफी है, या फिर इससे आगे बढ़ना जरूरी है, या फिर हिंदी भाषा सिर्फ मनोरंजन तक, बाजार तक, या फिर विज्ञापनों तक, या फिर वोट मांगने तक सीमित है? क्या सरकार की कार्यप्रणाली में, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में हिंदी को लाना चाहिए, ऐसी सोच आपकी? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो उनकी एक भाषा हिंदी महत्वपूर्ण है। तो उनको जो भी बात जज वगैरह के यहाँ से आती है या कोर्ट कचहरी से आती है या अन्य कहीं से भी कोई बात आती है, तो उसको हिंदी में भी हमें उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर उनको आसान भाषा में हम उपलब्ध करवा देंगे तो वो आसानी से अपनी बात को समझ भी सकेंगे और सामने वाले को समझा भी सकेंगे, ताकि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप सर, लेकिन क्या सिर्फ आसान भाषा में परिवर्तित करना ही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य हिंदी का रह जाता है, या फिर हिंदी का जो इतिहास रहा है, हिंदी प्राचीन काल से लेकर हिंदी साहित्य आज तक, आधुनिक काल तक लोगों को इतनी सहायता करती है, जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो फिर हम शेक्सपियर को पढ़ना भूल जाते हैं? क्या वही एक कारण है कि उद्देश्य क्या समझते हैं आप हिंदी भाषा को लेकर? हिंदी भाषा का उद्देश्य यह है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको वापस हमें सबको लाना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर वर्तमान में हिंदी को अच्छी प्रकार से अगर ये सोचना है केवल कि हिंदी नहीं है, हिंदी सब जगह फैली हुई है, हर जगह है। कोई कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो उनका ये भ्रम बना हुआ है, केवल उनका भ्रम है कि केवल अंग्रेजी, अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम ज्यादा विद्वान कहलाएंगे, इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे या समाज में विशेष स्थान के अधिकारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हिंदी में वर्तमान में समृद्ध साहित्य, पहले भी बहुत साहित्य था, आज भी बहुत साहित्य है। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे कवि वर्तमान में लिख रखे हैं, बहुत सारे कवित्री लिख रहे हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, एमए, एमफिल, पीएचडी करवाई जा रही है गवर्नमेंट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में। कहने का मतलब है विशेष करके हिंदी भाषी राज्यों में, तो हिंदी भाषी राज्यों में तो सर्व जगह हिंदी का बोलबाला है। अगर मेरे को एक बार संस्मरण आता है कि एक बार मैं साउथ गया था, तो वहां मैंने देखा था हिंदी के प्रति बहुत आकर्षण है। ऐसा केवल कहने की बात है, ये राजनीतिक कुछ बातें हो सकती है कि भाई वो इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं बनाना चाहें, क्योंकि राष्ट्रभाषा के लिए तो कोई कानूनी बात है ही नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का नियम तो ये है कि जिस देश के
सर्वाधिक लोग बोलते हों और समझते हों, वही भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा के लिए एक कानून ही चाहिए, संविधान द्वारा स्वीकृत, और उसके पीछे एक कानून होता है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं थोड़ा सा प्रोफेसर, विरोध करता है। बिल्कुल आपका कहना ठीक इसलिए भी लगता है क्योंकि हिंदी भावों से परिपूर्ण है, और जब भाव सामने आ जाते हैं तो फिर समझना भी आसान हो जाता है। आप कहते हैं कि जो समझ पा रहा है उसे बताना और लोगों तक पहुंचाने का आसान जरिया होगा। प्रोफेसर कीर्ति माहेश्वरी हमारे साथ में, आप भी हिंदी साहित्यकार हैं। मैम, आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन सवाल वही जो गोविंद जी से था। कीर्ति जी, ये बताइए, क्योंकि हिंदी भाषा 160 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, विश्व के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को सीखने के लिए अपनी ललक दिखाई है, लेकिन बावजूद इसके अगर हिंदुस्तान की बात कर ले, अगर भारत की बात कर ले, तो क्या आपकी नजर में हिंदी भाषा की स्वीकार्यता या फिर हिंदी भाषा को अपनाने का नजरिया उतना ही वृहद है जितना अंग्रेजी या फिर दूसरी भाषाओं को लेकर है? जयती जी, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हम लोग या हमारा जो परिवार है, हमारे माता पिता या हम बतौर अभिभावक, हम भी यही चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा आज की दुनिया में कदम से कदम मिला करके चले। तो ये सोचना एक तरफा है, लेकिन उससे पहले हम मौसी को तो याद करें, लेकिन अपनी माँ को भी तो याद करें। तो हिंदी हमारी माँ के रूप में है, हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते। मातृभाषा को भी हमें उतना ही बढ़ावा देना पड़ेगा जितनी अन्य भाषाओं को। जहां तक बात है कि हिंदी का विकास भारत में इतना क्यों नहीं हो पा रहा है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं शोभायमान है, तो उसका एक जो मूल कारण मुझे समझ में आता है, दक्षिण भारतीय लोग ये चाहते हैं कि हम आपकी भाषा को मानेंगे जी, हम हिंदी को स्वीकार करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारी भी भाषाएं हैं या हमारी अपनी बोलियां हैं, आप भी हमारी बोली को उतना ही मान दें। तो जिस तरह से नवोदय विद्यालय में या दूसरे किसी भी केंद्रीय संस्थानों में अन्य भाषाओं को या अन्य बोलियों को जो दर्जा दिया जाता है, यदि वही दर्जा दूसरे विश्वविद्यालयों में दिया जाने लगेगा, तो शायद दक्षिण भारतीय लोग भी हमारी हिंदी की उतनी ही महत्ता को समझेंगे जितनी हम समझते हैं। तो वहां पर फिर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में यह राजभाषा ही नहीं रहेगी या पूरे भारत में, अपितु फिर यह राष्ट्रभाषा के रूप में अपने आप से स्थापित हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है कि हम दूसरी भाषाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शायद मन से मानेंगे तो हिंदी राष्ट्रभाषा बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि समाज का इसमें योगदान ज्यादा रहेगा। बतौर अगर कानून के अगर देखने की बात की जाए तो फिर वो कम है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर है। वेद व्यास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद व्यास जी, आवाज आप तक पहुंच अगर रही है तो हिंदी दिवस की आपको फिर से शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के इस मौके पर, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है, क्या कुछ कहें हिंदी भाषा को लेकर? तकनीकी परेशानी की वजह से उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर विनोद शर्मा, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है सर, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, आप रोजाना इतने सारे बच्चों को शिक्षित भी करते होंगे, हिंदी को समझाने की कोशिश भी करते होंगे। क्या आपको लगता है कि आज की नौजवान पीढ़ी या फिर आज का युवा हिंदी को खुली बाहों के साथ स्वीकार करता है, या फिर वो कश्मकश, वो भागदौड़, या फिर वो आगे बढ़ने का कंपटीशन दूसरी भाषाओं के प्रति उनका रुझान ज्यादा बना रहा है? या फिर एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या दूसरी भाषाओं की अवहेलना किए बिना, अंग्रेजी की अवहेलना भी किए बिना हिंदी को भी उतने ही बड़े पैमाने पर स्वीकारने की क्षमता आज के युवा में है क्या सर? क्या लगता है? देखिए ज्योति जी, दो प्रश्न आपने रखे हैं, दोनों ही प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जो है कि आज का जो युवा है, इस भागदौड़ की कसम में कहीं हिंदी को छोड़ तो नहीं रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जी, आज का जो कॉम्पिटिटिव जो माहौल है, उसमें हमारा हिंदी जो स्कूल का जो विद्यार्थी है, वो उनकी प्रतियोगिता में उतना ठीक अपने आप को नहीं, उस कॉम्पिटिटिव सिस्टम में अपने आप को ठीक नहीं पा रहा है, उस अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल ठीक कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये व्यवस्था, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है
कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज मेरे साथ एक कार्यक्रम में जो हिंदी के माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा पास करके जो अग्रिम पंक्ति में जो आए, निशांत जैन हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आए, और हमारे जो प्रथम पंक्ति जो 5 और 4 लोगों की जो वरीयता थी उसमें उन्होंने स्थान प्राप्त किया और हिंदी वरीयता से किया। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसी व्यवस्था हो गई है, स्कूल जो हमारी सरकारों को, हमारी राज्य सरकार को, हमारे कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इंग्लिश नहीं बोलना या फिर हिंदी बोलना फाइन, बच्चों पर फाइन लगता है। ये बात जब है, हमारे जो राजकीय महाविद्यालय है, जो विद्यालय, उन पर ये बात देखनी पड़ेगी कि हिंदी को इस तरीके से कम तर नहीं आकर के आका जाना चाहिए, इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जी। और हमारे जो यूपीएससी में जो साक्षात्कार, जो इंटरव्यू का जो सिस्टम है, हमारा जो बिल्कुल। विनोद जी, आपको एक बार रोकना चाहेंगे माफी के साथ। वेद व्यास जी अपने भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। वेद व्यास जी, कहिए, आप कहना चाह रहे हैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं जी। नदी के बहते हुए पानी की तरह अपना विकास किया है, और आज जो हिंदी की स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार की जा रही है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज भी देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदी को समझती है जी, हिंदी को बोलती है और हिंदी में आसानी से संवाद करती है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। राजस्थान की सभी स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 मुख्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं जी। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी प्रदेश जो हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये उत्तर भारत के जो हिंदी प्रदेश हैं, इनमें हिंदी के विकास पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए जी। हिंदी प्रदेशों में हिंदी के बारे में लोगों को समझाना मुझे कुछ अजीब सा लगता है। हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था जी कि आज हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी में शुभकामनाएं देते, हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। हाँ। ये हिंदी सीखने की, समझाने की ये भावना हमें गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अधिक जोरदार तरीके से कहनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के विभाग खोले गए हैं। मैंने देखने में आया, बैंकों में, राजभाषा कार्यालयों में, केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी राजभाषा अधिकारी हैं। इनकी गतिविधियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विश्वविद्यालयों में, हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हिंदी को एक गौण महत्व दिया जा रहा है। एक आत्मसम्मान का भाव हिंदी पढ़ाने वाले लोगों में नहीं है। अकादमियाँ खोल दी गई हैं, अकादमियों के प्रति सरकार की कोई उत्साह नहीं है। अकादमियों में सन्नाटा है। हिंदी अकादमी का तो मेरा खुद का अनुभव है, राजस्थानी अकादमी का भी अनुभव है जी। सन्नाटा है। सरकार को कहीं फुर्सत नहीं है अकादमी के लिए, भाषा के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, उसके उन्नयन के लिए। कभी मंत्री और विभाग का सचिव अकादमी के कार्यालयों का निरीक्षण तक नहीं करता जी। तो समझने और कहने की बात यह है कि अब हिंदी के सामने नई चुनौतियां हैं। हिंदी का जो काम फिल्मों के माध्यम से हो रहा है जी, हिंदी का जो काम रेडियो के प्रसारणों के माध्यम से हो रहा है, दूरदर्शन के प्रसारण के माध्यम से हो रहा है, या जो नई डिजिटल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स आई हैं उनके माध्यम से हिंदी का स्वतः ही प्रचार प्रसार हो रहा है। वो समय गया जब प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोगों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में नींव के पत्थर का काम किया था।
लेकिन आज हिंदी को लेकर के हिंदी प्रदेशों में बहुत अधिक उत्साह नहीं है, खाना पूर्ति है, रीत का रायता हो रहा है। हमें अधिक ध्यान दक्षिण भारत में या गैर हिंदी प्रदेशों में देना चाहिए, वहाँ संसाधन देने चाहिए और वहाँ शिक्षण के माध्यम के रूप में हमें हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब तकनीक का युग आ गया है जी। अब व्यवसाय में, वाणिज्य में डिजिटल फॉर्म आ गई है, तो हमें हिंदी को अनुवाद, अधिक से अधिक हिंदी में अनुवाद वैज्ञानिक पुस्तकों के, तकनीकी पुस्तकों के, वाणिज्यिक पुस्तकों के सामने लाने होंगे। बिल्कुल। आज अनुवाद बहुत कम हो रहे हैं, एक भाषा दूसरे भाषा को जानती नहीं है। साहित्य में भी यही हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अब हिंदी के विकास को लेकर के हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। बिल्कुल वेद व्यास जी, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र भी किया वो बिल्कुल सटीक था और चंद शब्दों में आपने जो उपयोगिता है उससे लेकर के चुनौतियों तक सभी कुछ कह दिया। लेकिन प्रोफेसर गोविंद शरण जी, चुनौतियों का जब जिक्र होता है तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, जिस तरह से अभी वेद व्यास जी कह रहे थे, क्योंकि दक्षिण पट्टी वाले जो राज्य हैं वहां पर हिंदी को उसी तरह से प्राथमिकता के साथ पर अपनाया जाए जिस तरह से दूसरी भाषा, खासतौर पर अंग्रेजी की महत्वता है। आपके नजरिए से हिंदी के सामने फिलहाल चुनौतियां क्या है, हिंदी को किस तरह से देखते हैं आगे बढ़ते हुए, या फिर चुनौतियां क्या पाते हैं आगे? हिंदी की मेरी दृष्टि में तो कोई चुनौती नहीं है। हिंदी का इतना विश्व में प्रचार प्रसार है जितना भारत में नहीं है। अभी मॉरिशस की एक क्या ये अपने आप में चुनौती नहीं है सर कि विश्व में प्रचार प्रसार है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, लेकिन केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी लोग इसको सीख रहे हैं जी। और ये तीसरे नंबर की भाषा है। अगर मान लो इसको चुनौती है तो ये तीसरे नंबर पे कैसे आ जाती? तीसरे नंबर की भाषा है। हाँ, इसको हमें अपने देश में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, अहिंदी भाषी राज्य हैं, वहां हमें कुछ इस प्रकार की नीतियां बनानी है, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने हैं, इस प्रकार के साहित्यिक या सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए। वो हमारी संस्कृति को सीखे, हम उनकी संस्कृति को सीखे। इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने एक योजना चला रखी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके माध्यम से हम एक राज्य की संस्कृति, एक राज्य की भाषा, एक राज्य का नृत्य, एक राज्य का अन्य साहित्य को हम एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं उसके माध्यम से। जैसे राजस्थान राज्य ने दक्षिण भारत का एक राज्य ले रखा है, तो हम वहां के नृत्य भी देख रहे हैं, वहां की भाषा को भी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे उनको भाषा को सीख रहे हैं, हमारे यहाँ की भाषा को वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है धीरे-धीरे प्रोफेसर कीर्ति माहेश्वरी, आप बताइए, क्योंकि बात जब हम कर रहे हैं आज भी, हालांकि इसे माना जाए या फिर नहीं माना जाए या फिर दबे शब्दों में माना जाए, हिंदी की स्वीकार्यता या फिर हिंदी की उस तरह की विश्वसनीयता क्या आपकी नजर में चुनौतियों से अभी घिरी हुई नजर आती है, या फिर समाज के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए समाज के नजरिए से कि हिंदी को आगे बढ़ावा मिले? और जयती जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई कठिनाई हिंदी के विकास में नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं हमें बतौर अभिभावक ये चीजें समझनी होगी कि हमारी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, संस्कृति से परिपूर्ण भाषा है, तो हमें अपने बच्चों को हमें ही सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी कि हम अपनी भाषा के प्रति हीन भावना से ग्रस्त ना हो और उसको आगे बढ़ाएं। उसी के बाद में हम जिस भी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें यह देखना होगा, ये तय करना होगा कि हमारा बच्चा वहां पर संस्कृति को, भाषा को पूरी तरह से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, तो बतौर अभिभावक हमारा ये कर्तव्य है कि हम वहां पर जितने भी शिक्षक हैं उनसे ये कहें कि कम से कम हमारे बच्चों को संस्कृति से दूर ना किया जाए। मैं जयती जी आपसे एक बात कहती हूँ कि मैं प्रवासी साहित्य पर काम कर रही हूँ, तो जितने भी प्रवासी साहित्यकार हैं जो हिंदी में लिखते हैं वो यही कहते हैं कि विदेशों में जब कभी भी भारत के कई राज्यों के लोग मिलते हैं आपस में तो वह अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी भाषा के बारे में बात करते हैं। तो ये कहना तो और होना भी यही चाहिए कीर्ति जी, विनोद जी, प्रोफेसर विनोद शर्मा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या अब वो समय आखिरकार आ गया है विनोद जी आपके नजरिए से, क्योंकि आप रोजाना उस चीज को देखते हैं कि हिंदी भाषा ज्ञान, सरोकार और रोजगार, इन तीनों ही एलिमेंट में, इन तीनों ही बिंदुओं पर खरी उतरकर लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाए। ज्ञान तो देती ही है, सरोकार भी निभा रही है। देखिए ज्योति जी, हिंदी रोजगार में कहीं पीछे नहीं है। मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिंदी अंग्रेजी से रोजगार में आगे है जी। ठीक है, अगर कहीं कोई परेशानी है तो वह ये है कि
हमें अपने जो बच्चे हैं जी। उन बच्चों को इस रूप में तैयार करें, उनको 4 भाषा आनी चाहिए। देखिए, आप किसी की मातृभाषा को, किसी की राष्ट्रभाषा को सम्मान देंगे तो आपकी भाषा को सम्मान मिलेगा। जी। ठीक है, आप हमारी हिंदी इस समय जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में जो समस्या है, वो समस्या ये है कि अधिकांश स्थान पर बहुत ज्यादा अंग्रेजी, यूपीएससी में अंग्रेजी का बोलबाला है। जी, जी। कहीं हमने राजभाषा बना दी है, तो राजभाषा में कहा हमने कानून बना दिया है कि सरकारी जो कामकाज की भाषा होगी वह हिंदी होगी, लेकिन सही मायने में कार्यालयों में ही काम नहीं हो रहा। इसलिए चुनौती है तो वहां है, चुनौती है तो हमारे बच्चों के साथ यूपीएससी की परीक्षाओं में है, चुनौती है तो कि अन्य जो इस प्रकार की जो जगह है वहां पर चुनौती है। बाकी स्वीकार्यता के संदर्भ में चुनौती नहीं है। हाँ, लेकिन हमको 4 भाषा बच्चों को सिखा करके वह अपनी मातृभाषा जो भी हो, हिंदी को सीखे, एक वो अंग्रेजी का उसको ज्ञान हो, ठीक है ना। इस प्रकार 4 भाषाएं एक व्यक्ति को आनी चाहिए। आप साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ में व्यक्ति वहां अगर आपस में बात करेंगे तो वहां की स्थानीय मातृभाषा में बात करेंगे जी। अगर वो किसी दूसरे से बात करेंगे तो वह हिंदी में, मतलब भारतीय से बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। पूर्वी भारत का भी यही है। यदि वह किसी अन्य देश के लोग तो फिर वो अंग्रेजी में बात करेंगे। इसका मतलब है दक्षिण में भी हिंदी की स्वीकार्यता है, दक्षिण में हिंदी की स्वीकार्यता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अभी वेद व्यास जी कह रहे थे कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा वो सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा उनसे इत्तेफाक न रखते हुए कह रहा हूं कि हमको विद्यालयों में ये वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के जैसा वातावरण, उनकी जैसा उनका अध्ययन, वैसा परिवेश हमको उन हिंदी माध्यम स्कूलों में भी देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो बच्चा है वह उतना वो अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जितना आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी माध्यम का बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदी अभिमान का विषय है और यही हम सभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक तारीख, सिर्फ 14 सितंबर या 10 जनवरी ये आयोजनों का दिन नहीं है, बल्कि रोजाना गर्व के साथ हिंदी बोलने का दिन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रतिभागी बनने के लिए। और हिंदी की बात जब हम करते हैं तो हिंदी के शब्द जरा देखिए। अगर सॉरी कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपको माफ ना करें, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए अगर ये कहेंगे तो हो सकता है कि जल्दी आपको माफी मिले, जल्दी क्षमा मिल जाए। भावों से परिपूर्ण है हिंदी भाषा, इसे गर्व के साथ करिए। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना हिंदी को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। फिलहाल जवाब तो देना पड़ेगा, मैं इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। हर परिवार के अभिभावक तय करें कि हम बच्चे के साथ हमारी मातृभाषा में ही बात करें। सामाजिक स्वीकार्यता के साथ हिंदी बढ़नी चाहिए।